हेलो स्टूडेंट, अभी हम इस वीडियो में करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो सेकंड पार्ट है हमारा वो। इसमें हमें डिस्कस करना है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। क्या डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे? एलोट्रोपिक, LOTROPHIC, ट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। सबसे हम पहले यहाँ पे एलोट्रोप्स का मतलब समझते हैं क्या है। देखिए, आप जानते ही हैं कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। जब कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है दो या दो से ज़्यादा अलग फॉर्म्स के अंदर, क्या बोला है मैंने? कोई भी एलिमेंट है, लाइक अभी हम कार्बन एंड कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कार्बन की बात करेंगे। जब भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर, और वो जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? प्योरेस्ट फॉर्म। किसकी प्योरेस्ट फॉर्म? कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम कार्बन बोलेंगे। जब भी कोई एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और जो प्योरेस्ट फॉर्म होंगी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। इस तरह की फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स। और किसकी बात कर रहे हैं हम? कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? द एग्जिस्टेंस, किसका एग्जिस्टेंस? एलिमेंट का एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन इन टू और मोर प्योरेस्ट फॉर्म्स which have same chemical properties but different physical properties, उसको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं। दोबारा से समझिए क्या बोला है मैंने। जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है? आपकी अलग अलग फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट है, प्योर फॉर्म के अंदर। कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन है? कार्बन के हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? एलोट्रोप्स। कार्बन के एलोट्रोप्स कौन है? एक तो है, सबसे पहले हम बात करते हैं डायमंड। डायमंड के अंदर सारा क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। कार्बन की प्योर फॉर्म है डायमंड। उसके बाद दूसरा ग्रेफाइट, जो ब्लैक कलर का, जो पेंसिल के अंदर आपका जो ब्लैक सब्सटेंस डला होता है जिससे आप लिखते हैं, वो क्या होता है? ग्रेफाइट। वो भी क्या है? पूरा कार्बन ही होता है उसके अंदर। वो भी क्या, कार्बन की क्या है? प्योर फॉर्म है। इसके बाद जो थर्ड एलोट्रोप है हमारे कार्बन का, वो क्या है? फुलेरिन्स। तो ये जो तीनों फॉर्म है हमारे कार्बन की, इनको हम क्या बोल देंगे? तीनों को एलोट्रोप्स। किसके एलोट्रोप्स हैं ये सभी किसके एलोट्रोप्स हैं? कार्बन के एलोट्रोप्स। तो क्या है? कार्बन है, इसमें भी डायमंड में भी सारा कार्बन ही होता है, ग्रेफाइट में भी सारा कार्बन है, फुलेरिन्स में भी सारा कार्बन ही है। अगर हम बात करें इन सभी की, जो तीनों फॉर्म्स आई हैं हमारे पास, यही लिखा हमने, टू और मोर प्योरेस्ट फॉर्म। तो ये भी प्योर फॉर्म है, ये भी प्योर फॉर्म है और ये भी प्योर फॉर्म है। इन तीनों फॉर्म्स के अंदर क्या होगा? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी तीनों ही फॉर्म्स की, मतलब ग्रेफाइट की, डायमंड की और फुलेरिन्स की, तीनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी इन तीनों फॉर्म्स की, जो कि एलोट्रोप्स है, वो क्या होंगी? सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। तो जिनके अंदर भी इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है इन फॉर्म्स के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। डायमंड के अंदर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे अलग है। आपने देखा भी होगा डायमंड के अंदर बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है। ग्रेफाइट ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, फुलेरिन्स के बारे में बताएंगे, ये भी आपका ब्लैक कलर का ही सब्सटेंस है। तो देखिए इन तीनों को अगर हम फिजिकली इनको देखते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इनकी डेंसिटी की बात करें, तो फिजिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? अलग है। लेकिन अगर केमिकली बात करें हम, तो केमिकली क्या है? सेम ही है। आपको पता ही होगा, अगर कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कौन सी गैस की फॉर्मेशन होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर डायमंड को आप हीट करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ग्रेफाइट के साथ करेंगे, इसके अंदर भी कार्बन ही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। फुलेरिन्स को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो भी आपके पास कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपकी हो गई ना केमिकल प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि यहाँ पे तीनों से ही क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। लेकिन फिजिकली देखने में क्या है? डायमंड अलग दिखता है, ग्रेफाइट अलग और फुलेरिन्स अलग।
अब हम एक एक एलोट्रोप को डिस्कस करेंगे डिटेल से, क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है डायमंड के अंदर कार्बन का, किस तरह की बॉन्डिंग है। तो फर्स्ट अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डायमंड की। डायमंड की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ। डायमंड को मैं क्या बोल सकती हूँ, इट इज़ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, शाइनिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर, हार्डर है ये, मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका ज़्यादा है, क्योंकि हार्ड सब्सटेंस है तो इसको मेल्ट करने में क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमें इसको देना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए पूरा डायमंड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन ही प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी अरेंजमेंट कैसी है। ये कार्बन है, यहाँ पे एक जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा होगा, कोवलेंट बॉन्डेड होगा 4 कार्बन एटम से। एक जो कार्बन है हमारा, जो सेंट्रल कार्बन होगा, वो कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, 4 कार्बन एटम से। और हर जगह पे जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, सिंगल बॉन्ड। देख लीजिए आप, हर एक कार्बन किससे बॉन्ड होगा, 4 कार्बन एटम के साथ। जैसे कि हम इस कार्बन की बात करें तो ये भी आगे कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, 4 कार्बन। देख लीजिए, एक तो कार्बन आपका ये हो गया, 2, 3 और 4। सेम आपकी हर एक कार्बन एटम किससे बॉन्डेड होंगे, 4 कार्बन एटम के साथ। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, आपके डायमंड का स्ट्रक्चर है। तो हम बात करें, एक तो ऊपर की तरफ होगा कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड, 2 बॉन्ड साइड में होंगे, एक आपका राइट साइड हो जाएगा और एक आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा, और एक बॉन्ड कैसे होगा, सामने होगा। तो एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है कार्बन के अंदर, 4 कार्बन एटम्स के साथ। अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड कैसा होगा इनके बीच में, कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग, मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन एटम के बीच में। अभी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की है, तो स्ट्रक्चर के बारे में लिखिए। एक तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और एक जो कार्बन है वो किससे बॉन्डेड होगा, 4 कार्बन एटम के साथ कोवलेंटली बॉन्डिंग। 4 कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा होगा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड पता ही होगा आपको, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बना हुआ है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इन सभी ने क्या की है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, तब जाके इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे इससे शेयर किया इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन से शेयर किया, एक यहाँ से शेयर किया, एक यहाँ से। हर एक कार्बन के साथ ऐसा ही होगा, हर कार्बन अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है किससे शेयर करेगा, कितने कार्बन एटम से, 4 कार्बन एटम। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारा चलता जाएगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर है। 3D को हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो ये हमारे बॉन्ड होंगे, ये बॉन्ड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट, किसका, डायमंड का। उसके बाद हम कंडक्टिविटी की बात करें, डायमंड के अंदर से जो करंट पास करने की बात करें हम, तो इसके अंदर से कंडक्टिविटी नहीं होती, तो हम बोल सकते हैं डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट बोथ। डायमंड क्या है, बैड कंडक्टर है, किसका, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब डायमंड के अंदर से करंट और हीट पास नहीं होगी, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने, कोवलेंट बॉन्ड है, कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 4 कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो हमारा डायमंड क्या करता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। और डायमंड आपको पता है कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, ये क्या है, हमारा एक नॉन मेटल है। डायमंड क्या है, एक हमारा कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो डायमंड भी क्या है, एक नॉन मेटल ही है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात करें कि जो हमारा कार्बन है, बात कर ली हमने, सिंगल बॉन्डेड है, कोवलेंट है, 3D स्ट्रक्चर है, कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और हम क्या बात कर सकते हैं इसके यूजेस के बारे में, तो देखिए यूजेस में क्या लिखेंगे हम, कि जो डायमंड है इसका यूज करते हैं हम ज्वेलरी बनाने के लिए, फॉर मेकिंग ज्वेलरी। और इसका हम यूज करते हैं कटिंग टूल की तरह, कटिंग टूल की तरह, किसी भी पार्ट को ड्रिलिंग के लिए, या फिर हमें कोई किसी मशीन को या किसी पार्ट को हमें कट करना है, ग्लास को हमें कट करना है, तो कटिंग टूल के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ग्लास कटिंग के लिए, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डायमंड को। तो ये सारा हो गया हमारा किसके बारे में, डायमंड के बारे में। डायमंड क्या है, डायमंड इज अ
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड हम करेंगे यहाँ पे डायमंड के बाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में करेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर है, कैसी बॉन्डिंग है ग्रेफाइट के अंदर, वो डायमंड से अलग क्यों है। ठीक है, मतलब सारा अगर हम बात करें तो सिंपल क्या है, कार्बन के अंदर डायमंड के अंदर सारा क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन उसकी बॉन्डिंग इस तरह से है जिसकी वजह से डायमंड हमें क्या दिखता है, अलग दिखता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी दिखता है। उसके बाद सेकंड है आपका क्या, ग्रेफाइट। सेकंड क्या कर रहे हैं अभी हम, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, दिखने में कैसा है, ब्लैक है। अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, एक जो कार्बन एटम है, ठीक है, एक जो कार्बन एटम है वो कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, 3 कार्बन एटम के साथ। जैसे देखिए इस कार्बन एटम की बात कर रहे हैं हम, ये कार्बन एटम किससे बॉन्डेड है, एक इस कार्बन एटम से बॉन्डेड है, एक इस कार्बन एटम से बॉन्डेड है और एक इस कार्बन एटम से बॉन्डेड है। एक जो कार्बन एटम है वो कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, 3 कार्बन एटम से। अब 3 कार्बन एटम से तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने शेयर कर लिया, यहाँ शेयर कर लिया, यहाँ शेयर कर लिया, 3 कोवलेंट बॉन्ड इसने बना लिए हैं, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसका क्या बचता है, फ्री बचता है। ग्रेफाइट के केस में जो टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, आपको पता है ना, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितनी वैलेंसी है कार्बन की, 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 ही वैलेंसी है, तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, एक यहाँ किया है, एक यहाँ किया है और एक यहाँ किया है। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्री आयंस की वजह से या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ग्रेफाइट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर से करंट पास कर जाएगा। अगर इसका हम स्ट्रक्चर और आगे ड्रॉ करना चाहें तो आपको इसी तरह ड्रॉ करना है कि जो हर एक कार्बन एटम है वो कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है, कितने कार्बन एटम, कितना बोला है मैंने आपको, 3 कार्बन एटम्स। तो देख सकते हो आप हर एक कार्बन को, जैसे ये कार्बन है ये भी कितने से बॉन्डेड है, 1 2 और 3, सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नहीं लगाना है। और यहाँ पे भी क्या होगा आपका, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, फॉर कंडक्शन, किसका कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। आपको पता ही होगा, आपने ग्रेफाइट यूज ही करते हो पेंसिल के अंदर, इतना ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस नहीं है, हार्ड ज़्यादा नहीं है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू डायमंड, क्योंकि डायमंड तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जो ग्रेफाइट है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डायमंड के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो लिख दीजिए लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इसके बाद इसके अंदर कितने हमारे जो कार्बन, कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है, 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड है, 3 कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट है, हर एक कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पे। कोवलेंट बॉन्ड्स का मतलब आपको पता ही है यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें लेयर की फॉर्म में स्ट्रक्चर, जैसे कि एक हेक्सागन है, दूसरी हेक्सागन है, इस तरह से लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है हमारे ग्रेफाइट का। तो कैसा स्ट्रक्चर है, लेयर स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयरिंग होती है इसके अंदर। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है 2D स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर, 2D का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारे ग्रेफाइट का। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, 2 डायमेंशनल के अलावा यहाँ पे जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने बात कर ली है, यहाँ पे इसका हम यूज बता सकते हैं। यूज कहाँ पे होगा, यूज देखिए कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको, एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं हम। कहाँ पे लुब्रिकेंट यूज करते हैं, एब्रेसिव एजेंट यूज करते हैं इसको हम। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वहाँ पे हम पाउडर यूज करते हैं सरफेस को कैसा बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए। तो जो जो हमारी बड़ी मशीन्स के पार्ट होते हैं उनको चिकना बनाने के लिए जैसे हम ग्रीस डालते हैं, ऑयल डालते हैं, उसी तरह से हम किसको यूज करते हैं, एज अ ग्रेफाइट पाउडर को हम यूज करते हैं, सॉलिड ग्रेफाइट को भी यूज करते हैं हम एज लुब्रिकेंट। ठीक है, कैरम बोर्ड पे यूज नहीं करते हैं इसको हम, लेकिन कहाँ पे यूज करते हैं, मशीन्स के अंदर, यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन मशीन्स।
मशीन्स के अंदर इसका हम क्या यूज़ करते हैं, एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। और लुब्रिकेंट की तरह यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका लेयर स्ट्रक्चर है और लेयर स्ट्रक्चर इसको कैसा बना देता है, स्लिपरी बना देता है। ठीक है, आप लिख सकते हो जो लेयर स्ट्रक्चर है इसको कैसा बना देगा, स्लिपरी। स्लिपरी होगा तभी तो इसको हम लुब्रिकेंट की तरह यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कैरम बोर्ड पे जो पाउडर डालते हैं वो क्या कर देता है, पाउडर उसको क्या कर देगा, स्लिपरी कर देगा, आराम से खेल सकते हैं फिर हम कैरम बोर्ड पे। तो इसी तरह आपका सेम आपका ग्रेफाइट के बारे में हमने बात कर ली है। ये क्या है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है। किसका है ये, ग्रेफाइट का है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फुलेरिन्स के बारे में। तो फुलेरिन्स भी क्या है, एक तरह से हमारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या है, ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। कर देते हैं इसको रफ। थर्ड क्या है आपका, फुलेरिन्स। ये भी क्या है, एलोट्रोप है। किसका एलोट्रोप है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, या फिर क्या बोल सकते हो, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखिए इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, मिनिमम 60 कार्बन से लेकर मैक्सिमम 350 और उससे अबव कार्बन एटम्स इसके अंदर जुड़े रहते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, फुलेरिन्स के अंदर जो कार्बन एटम जो बॉन्डिंग होते हैं एक दूसरे के साथ, वो कितने कार्बन एटम जुड़े होंगे, 60 कार्बन एटम से लेकर 350 या उससे भी ज़्यादा कार्बन एटम। ये एक स्टेबल एलोट्रोप है कार्बन का। क्या है, स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। लिख सकते हैं इसको हम, स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का स्टेबल एलोट्रोप है। आप साइड में इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे दो तरह के रिंग स्ट्रक्चर है। एक तो है पेंटागन रिंग स्ट्रक्चर। पेंटागन में क्या है, 5 आपकी साइड है। पेंटागन में क्या होंगी आपकी, यहाँ पे कितनी साइड्स होगी, पहले तो हमने यहाँ पे हेक्सागन ड्रॉ कर दिया तो हेक्सागन लिख लीजिए। एक तो यहाँ पे हेक्सागनल रिंग होंगी। हेक्सागनल रिंग के अब हम यहाँ पे कार्बन 60 की बात कर रहे हैं। कार्बन 60 की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे इनकी बात नहीं कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, कार्बन 60 की बात करें कि कार्बन 60 के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, हेक्सागोनल रिंग होगी। दिख रही है आपको हेक्सागोनल रिंग। इनके नंबर्स कितने होते हैं हेक्सागोनल रिंग्स के, जो साइड में आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम काउंट करें हेक्सागोनल रिंग्स को तो यहाँ पे कितनी हेक्सागोनल रिंग्स नजर आएंगी हमें, 20। और अगर हम पेंटागोनल रिंग्स की बात करें, पेंटागोनल रिंग्स जो पेंटागन्स बनाएंगे हमारे, जैसे ये है, ये क्या है, पेंटागन है। तो जो इस तरह की आपको रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये कितने होंगे, नंबर में 12। बात किसकी कर रहे हैं हम, कार्बन 60। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, कार्बन 60। और कार्बन 60 का एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है कार्बन 60 का, बकमिन्स्टर फुलेरिन। क्या नाम है, बकमिन्स्टर फुलेरिन्स। इसको बकमिन्स्टर फुलेरिन क्यों बोला है, क्योंकि हमारे एक जो साइंटिस्ट थे बकमिन्स्टर, उन्होंने सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। उन्होंने एक डोम डिजाइन किया था और जो डोम का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फुलेरिन का स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ये सारा हमारा किसके बारे में हो गया है, किसके बारे में किया है हमने, कार्बन 60 के बारे में किया है। और कार्बन 60 को हम क्या बोलते हैं, फुलेरिन बोलते हैं। और जो इसका पूरा नाम है वो क्या है, बकमिन्स्टर फुलेरिन। और पता चल गया होगा इसको बकमिन्स्टर फुलेरिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो किसने एक्सप्लेन किया था, बकमिन्स्टर ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने डिजाइन बनाया था एक डोम का, इसके जैसा ही डिजाइन था कुछ वो। और इसको हम एक फुटबॉल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है वो किसकी जैसी होती है, फुटबॉल की जैसी। आपको इसके बारे में इतना ही करना है। फुलेरिन्स के बारे में जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो डायमंड और ग्रेफाइट्स के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। क्या है हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले कंपाउंड है आपका, अभी लिखते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड में,
देखिए क्या है अभी हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। कौन कौन से तरह के कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम कार्बन के अंदर। सबसे पहले है कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स। दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तीसरा है हाइड्रोकार्बन्स। तीसरा क्या बोला मैंने, हाइड्रोकार्बन्स। तीनों को ध्यान से समझिए क्या है ये। सबसे पहले है कार्बन कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन। कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, कार्बन के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है इथेनॉल, C2H5OH। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन तो है ही, ठीक है। जिस भी कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड। कोई और एग्जांपल लिख दीजिए, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, CO2 ये भी एक कार्बन का कंपाउंड है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड ये भी कार्बन का कंपाउंड है। तो जिसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होगा, जिस भी कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड्स। तो दीज ऑल्स आर कार्बन कंपाउंड। उसके बाद दूसरा देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा और साथ में क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा भी कोई और कंपाउंड हो सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होंगे। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया C2H5OH। मैंने क्या बोला था आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन प्रेजेंट होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन ही है यहाँ पे, हाइड्रोजन भी है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, ये एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे CO2 लिखती हूँ तो क्या CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कंडीशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए, कार्बन और हाइड्रोजन कंपलसरी। अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो ही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं तो वो नहीं है। तो ये देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन जो CO2 है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन है। और कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं CH4, मीथेन बोलते हैं CH4 को। तो बताइए क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, चेक कीजिए, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, यस इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो भी ज़्यादातर कंपाउंड्स होते हैं, हमें जो हम खाते हैं या जो प्रेजेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली पे फोकस कीजिए, जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा बस, इसके अलावा कुछ भी ना हो, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। लिखिए ना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है। जिन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा बस, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि CH3OH, आपको बताना है हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, CH4, C2H6, उसके बाद और लिख लीजिए CO2, C2H4। अब देखिए हमने इतने सारे कंपाउंड लिख दिए हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या इनमें से कौन कौन से हाइड्रोकार्बन है। अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, हाइड्रोजन और कार्बन बस। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। कार्बन है, हाइड्रोजन है बस, यस हाइड्रोकार्बन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो पता चल गया होगा क्या बताया मैंने आपको, सारे के सारे कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड्स तो हैं, सारे के सारे कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड हैं, क्योंकि सभी के अंदर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। सभी के अंदर क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। सारे के सारे कंपाउंड्स क्या है, कार्बन कंपाउंड है। क्या सारे के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चेक करो। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो ये चेक कीजिए, ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन और इसके अलावा कोई और, ठीक है। ये भी है आपका, ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, कार्बन और हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो ये भी आपके मतलब ज़्यादातर जो आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं उनमें से आपके ऑर्गेनिक भी होंगे कुछ, और कुछ एक आपके हाइड्रोकार्बन्स भी होंगे, ठीक है। आपको पता चल गया होगा। तो ये आप ट्राई करेंगे खुद से, मैं आपके लिए कुछ एक कंपाउंड्स लिख दे रही हूँ, आपको देखना है कि ये हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स हैं या फिर नहीं है। बताना है आपको किस तरह के कंपाउंड है ये। CH3COOH, HCOOH, CH3OH, H2CO3, H, उसके बाद है आप लिख लीजिए यहाँ पे C2H6, CO2, C2H5OH। ये कंपाउंड्स आपको क्या है, इनको कमेंट सेक्शन में बताना आपको कि इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक हैं, कौन से कंपाउंड आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं और कौन से आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसके बारे में ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए और फिर मुझे आंसर दीजिए इसके।